की गई हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोटिव्स एंड डोमेन इज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट मेथड। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है वो हेल्पफुल है, किस तरह से हेल्पफुल है, जहाँ पर मोटिव होगा या डोमेन होगा, ये उसको फाइंड आउट करती है, फिगर आउट करती है इन मल्टीपल सीक्वेंसेस, बिकॉज दैट इज कंजर्व पार्ट। कंजर्व पार्ट जो है वो जब आपके अलाइनमेंट में एक भी कंजर्व आएगा इन टू मोर देन 3 to 4, या आप कह लो कि डिफरेंट डोमेन्स के अंदर मौजूद, सॉरी, डिफरेंट जो आपकी फैमिलीज हैं, और जो आपके डिफरेंट आपकी ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, किंगडम सिस्टम्स, उनके अंदर अगर डिफरेंट किंगडम्स में भी वो आ रहा है कंजर्व पार्ट, दैट इंडिकेट्स कि वहाँ पर कोई फंक्शनली इम्पोर्टेंट एलिमेंट मौजूद है, वेदर दैट इज़ अ डोमेन और अ मोटिव। ठीक है, इसके अंदर हम लोग करते क्या है कि इसका जो सिंपल मेथड है वो ये है कि आपके पास जो है वो हम लोग मल्टीपल मल्टीपल सीक्वेंसेस ले लेते हैं जो कि डिस्टेंट ऑर्गेनिज्म से होंगे, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया से। उसके अलावा आपके पास जो है वो इन केस ऑफ ह्यूमन कोई अगर आपका वो उसके साथ का मौजूद है, कोई प्रोटीन मौजूद है, इन केस ऑफ प्लांट है, इन केस ऑफ अदर एनिमल्स है, या इन केस ऑफ फंजाई वगैरह है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, बैक्टीरिया में भी हो रहा है, ह्यूमंस में भी हो रहा है, आपके अदर प्लांट अदर एनिमल्स में भी हो रहा है, फंजाई में भी हो रहा है। तो इसके जो जीन्स हैं या जो इसकी प्रोटीन्स हैं उनको अगर हम लेना चाहें तो वी विल टेक फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन, और उसके बाद उनको कंपेयर कर लेंगे, आपस में अलाइन करके चेक कर लेंगे कि उसके अंदर किस हद तक सिमिलैरिटी मौजूद है। मोटिव्स एंड डोमेन्स आर द फर्स्ट। अब इसके ये जो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोटिव्स एंड डोमेन्स है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। मोटिव्स एंड डोमेन्स आर फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मल्टीपल अलाइनमेंट ऑफ रिलेटेड सीक्वेंसेस। सबसे पहले जो मोटिव और डोमेन जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, लिए जाते हैं, वो रिलेटेड सीक्वेंसेस से लिए जाते हैं। रिलेटेड सीक्वेंसेस क्या है कि आपका ह्यूमन है, उसके साथ चिंपैंजी, मंकी, बैबून, और जो मिलते जुलते इससे ऑर्गेनिज्म है उन सबको लिया जाता है। इसकी वजह क्या होगी कि इसकी वजह से हमारे पास जो है कंजर्वेशन ज़्यादा आती है। जितने आपके डिस्टेंट रिलेटेड हो जाते हैं उनकी कंजर्वेशन कम होती चली जाती है। बेस्ड ऑन द मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कॉमनली कंजर्व्ड रीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड। क्योंकि हम लोग ले ही रिलेटेड सीक्वेंसेस रहे हैं, मिलते जुलते रहे हैं, इसलिए उनके अंदर जो मौजूद है उनकी आइडेंटिफिकेशन कंजर्व रीजन की वो हो जाती है। The regions considered motifs and domains then serve as diagnostic features for a protein family. ये रीजन्स जो हैं वो आपके मोटिव या डोमेन्स के होते हैं, कंसिडर किए जाते हैं, और ये फिर आगे जो है डायग्नोस्टिक फीचर्स के तौर पर, या ये आपके ऐसे होते हैं जो आपको इंडिकेट करवाते हैं कि कोई प्रोटीन के फीचर ऑफ प्रोटीन फैमिली क्या है, या प्रोटीन फैमिली किस किस्म की है। The consensus sequence information of motives and domains can be stored in a database for later searches. अच्छा, अब ये इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि पहला काम है आइडेंटिफाई करना, सेकंड स्टेप इज टू सेव दैट फॉर फर्दर यूज। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ आइडेंटिफाई कर लिया है, दैट इज नॉट इनफ, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन किसी काम की नहीं है जब हमने उसे सेव नहीं किया, कोई फर्दर उसे यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन हो गई, आफ्टर दैट वी विल सेव दैट सो दैट बाद में काम करने वाले लोग उसको इजीली जो है सेव हुए को यूज कर सकें। The consensus sequence information of motives and domains can be stored in a database for later searches of the presence of similar sequence pattern from unknown sequences. अब किस तरह से है, अब उन ऑर्गेनिजम्स में वो वेरीफाई हो गया है या आइडेंटिफाई हो गया है। अब इसको क्या किया जाएगा कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है या यीस्ट है या अदर एनिमल्स हैं, तो उनमें अगर कोई सीक्वेंस आ रहा है तो उसको हम कंपेयर कर लेंगे फ्रॉम विद डेटाबेस। उस डेटाबेस के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि उसके पास उस मिलता जुलता कोई सीक्वेंस मौजूद है या नहीं, या अगर आने वाला जो सीक्वेंस है वो किस तरह के फंक्शन में बाद में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें मदद मिल जाती है अगर आपके पास ऑलरेडी सेव डाटा हो। बस स्कैनिंग द प्रेजेंस ऑफ अननो
By scanning the presence of known motifs or domains in a query sequence, associated functional features in a query sequence can be revealed rapidly. अब query sequence आप लोगों को पता लग गया होगा, लास्ट जो आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाया है उसमें भी ब्लास्ट में जो आप लोगों ने सीक्वेंस पेस्ट किया था, दैट इज क्यूरी सीक्वेंस, कि आपका क्वेश्चन क्या है। इसी तरह इसके अंदर भी क्यूरी सीक्वेंस होगा। क्यूरी सीक्वेंस क्या होगा? ऐसा सीक्वेंस जो कि लिया गया है या जो जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हम लोग मोटिव या डोमेन ढूंढना चाह रहे थे। ठीक है, अब हम लोग क्यूरी सीक्वेंस को जब उसके साथ कंपेयर करेंगे, उसकी वजह से हमारे पास जो है ये स्कैनिंग की वजह से ये ज़रा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये चूंकि हमारे पास ऑलरेडी सेव्ड डाटा है, which is often not possible by simply matching full length sequences in the primary databases, जो कि सिंपली आप अगर प्राइमरी डेटाबेसेस के साथ अगर कंपेयर करते हो तो उससे हम लोगों को सीक्वेंस सिमिलैरिटी ओवरऑल तो मिल जाएगी, लेकिन उसकी जो मोटिव और डोमेन की प्रेजेंस है वो ज़रा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि प्राइमरी डेटाबेसेस में आप लोगों ने भी लास्ट टाइम जो प्रैक्टिकल किया था दैट वाज रिलेटेड टू प्राइमरी डेटाबेस, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि उसके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, सिर्फ ओवरऑल सीक्वेंस सिमिलैरिटी मौजूद थी। अब इसके अंदर जो है देयर आर जनरली टू जो है ना इसके अंदर अप्रोचेस यूज की जाती हैं, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और दूसरी स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्या किया जाता है? सबसे पहला जो है, there are generally two approaches to representing the consensus information of motives and domain. The first is to reduce the multiple sequence alignment are from which motives or domains are derived to a consensus sequence pattern known as regular expression. सबसे पहला मेथड क्या है कि इसके अंदर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है मोटिव और डोमेन की, जिससे वो डिटेक्ट हुए हैं या आइडेंटिफाई हुए हैं, उसको रिड्यूस किया जाता है और उससे एक कंसेंसस सीक्वेंस पैटर्न जो है वो बनाया जाता है। इस मेथड को कहा जाता है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। For example, the protein phosphorylation motif can be expressed as ST-X-RK। ये 3 लेटर का मोटिव है। ठीक है, ST या S हो सकता है फर्स्ट प्लेस पे या T हो सकता है। ठीक है, अगर आपके एक ब्रैकेट के अंदर ये मौजूद है तो दैट इंडिकेट्स कि वहां पर इन दोनों में से एक होगा। नेक्स्ट इज डैश X। X कुड बी एनी अमाइनो एसिड अमंग 20 अमाइनो एसिड, 20 में से कोई भी एक अमाइनो एसिड यहाँ पर आ सकता है और लास्ट पे R या K, इन दोनों में से कोई एक अमाइनो एसिड मौजूद होगा। अब जो सेकंड है, द सेकंड अप्रोच इज टू यूज statistical models such as a profile or HMM to include probability information derived from the multiple sequence alignment. ये तो आपके था कि सिंपल उसको जो पहला जो मेथड था उसमें सिंपल उसने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को रिड्यूस करके मोटिव जनरेट कर लिए। अब जो सेकेंड अप्रोच है वो आपकी स्टैटिस्टिकल मॉडल है, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है और ये दो मेथड यूज करता है, या तो प्रोफाइल मेथड यूज करता है या हिडन मार्कोव मॉडल मेथड यूज करता है। ठीक है, लेकिन इसके पास भी जो इनपुट होगी वो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की ही होगी। अब ये जो HMM और प्रोफाइल मेथड है, इनके लिए ब्रीफली मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूँ तो ब्रीफली ये है कि प्रोफाइल मेथड में क्या होगा कि आपके पास एक पार्ट आ रहा है जो कि जिसके अंदर कोई गैप नहीं है, कंसेंसस पार्ट आ रहा है जिसके अंदर कोई किसी किस्म का गैप नहीं आया, नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन नहीं आई, तो वो एक जो है ना ब्लॉक सा जनरेट कर लेगा कि हाँ जी यहाँ पर जो है वो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मौजूद है। वो ब्लॉक जो है वो एज अ प्रोफाइल हम लेते हैं कि ये एक प्रोफाइल जनरेट हो गई है। उसको वो बार बार रिफाइन करता है अनटिल एंड अनलेस के वहाँ से आपका जो उस प्रोफाइल का स्कोर है वो ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा जो इसके अंदर मेथड है दैट इज HMM। HMM हिडन मार्कोव मॉडल कहलाता है और हिडन मार्कोव मॉडल में ये किस तरह से मूव करता है, इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, सॉरी 3 लेयर्स नहीं, ये अपने यानी कि एक इसके पास जो आया है ये अपने से पीछे वाले को साथ कंपेयर करता है, फिर उसके बारे में देता है, एक रेजिड्यू को देखेगा। फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर होता है। फर्स्ट ऑर्डर में ये सिर्फ एक अमाइनो एसिड पीछे वाले को चेक करेगा कि क्या वो कंजर्व्ड है या नहीं।
सेकंड ऑर्डर में 2 अमाइनो एसिड पीछे वाले चेक करेगा कि क्या वो कंजर्व हैं या नहीं। सो ऑन फिफ्थ मॉडल यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर HMM में फिफ्थ मॉडल यूज़ होता है इन केस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा के पीछे के 5 रेजिड्यूज को ये चेक करता है कि पीछे के 5 रेजिड्यूज कंजर्व हैं या नहीं। अगर वो कंजर्व हैं तो ये उनको जो है स्कोर देगा, और अगर वो कंजर्व नहीं है तो उनका स्कोर लेसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेशंस ही हो रही होती हैं कि प्रोबेबली इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है आपकी म्यूटेशंस की या सब्स्टिट्यूशंस की। अब आ गया जो रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर कि व्हाट आर मोटिव एंड डोमेन डेटाबेसेस यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए चंद डेटाबेसेस बनाई गई हैं मोटिव और डोमेन की। जैसे कि ऊपर आप लोगों ने पढ़ा कि मोटिव और डोमेन की जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसके अंदर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को ही लिया जाता है और उसको रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ कंसाइज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सीक्वेंस फैमिली बाय अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। इसके ये कंसाइज वे है किस चीज़ का, टू रिप्रेजेंट सीक्वेंस फैमिली। ठीक है, सीक्वेंस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है किसके साथ, बाय अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स के साथ। स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स क्या है, ATGC इन केस ऑफ DNA and 20 different amino acids का जो one letter code है, that is string of character in case of proteins. When domains and motifs are written as regular expression, the following basic rules to describe a sequence pattern are used. ठीक है, यहाँ पर जो है वो नीचे कुछ इसके मेथड, ये कुछ नीचे बताए हुए हैं जिस तरीके से इसको लिखा जाता है। जिस तरह ऊपर ST-X-R के ये मोटिव जिस तरह लिखा गया था, अब इसको उन्होंने जो है ना सारे को एक्सप्लेन किया है कि इसको किस मेथड से लिखा जाता है। सबसे पहले क्या है, व्हेन अ पोजीशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल कंजर्व्ड अमाइनो एसिड रेजिड्यू, अगर एक पोजीशन पर एक ही रेजिड्यू आ सकता है, उसकी जगह कोई और नहीं आ सकता, तो उसको इट इज इंडिकेटेड एज सच यूजिंग द स्टैंडर्ड वन लेटर कोड। इसी पैराग्राफ के अगर थर्ड लास्ट लाइन पर आओ तो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा स्टार्टिंग में ही E-X2। ये E जो है ये एक स्टैंडर्ड लेटर कोड है। यहाँ पर सिर्फ E ही एग्जिस्ट कर सकता है, इस मोटिव में कोई और नहीं आ सकता था, इसलिए यहाँ पर E ही लिखा गया है। ठीक है, व्हेन अ पोजीशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल कंजर्व्ड अमाइनो एसिड रेजिड्यू, इट इज इंडिकेटेड एज सच यूजिंग द स्टैंडर्ड वन लेटर कोड। अच्छा, अब सेकेंड है, व्हेन अ पोजीशन रिप्रेजेंट्स मल्टीपल अल्टरनेटिव कंजर्व्ड रेजिड्यूज, द रेजिड्यूज टू बी इंक्लूडेड आर प्लेस्ड विद इन ब्रैकेट्स। जैसे कि ऊपर आप लोगों ने देखा ST और R के सिंगल ब्रैकेट में थे, इंडिकेटिंग कि इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। इसी तरह ये जो नीचे एग्जांपल दी हुई है इसमें F, H और M ये 3 रेजिड्यू ऐसे हैं जो एक दूसरे की जगह आ सकते हैं, उनको जो है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है। इफ द पोजीशन एक्सक्लूड्स सर्टन रेजिड्यूज, अगर एक पोजीशन जो है वो ऐसी है जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक रेजिड्यू एक्सक्लूड हो रहा है, एक या दो रेजिड्यूज टू बी एक्सक्लूडेड आर प्लेस्ड इन कर्ली ब्रेसेस। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो कि P जो है वो कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ है, दैट इंडिकेट्स कि इस पोजीशन पर P नहीं आ सकता, बाकी 19 अमाइनो एसिड्स आ सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 19 अमाइनो एसिड्स उन्होंने क्या किया है, सिर्फ सिंगल जो P नहीं आ सकता था वो इंडिकेट कर दिया है इन कर्ली ब्रैकेट्स। नॉन स्पेसिफिक रेजिड्यूज रिप्रेजेंट इन अ गिवन पोजीशन इन द पैटर्न आर इंडिकेटेड बाय एन X। जहां पर 20 में से कोई भी आ सकता है उसको X से डिनोट किया जाता है। अच्छा, अब अगर एक सीक्वेंस एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है तो उसको उसके रिपीट को लिखा जाता है। इफ अ सीक्वेंस एलिमेंट विद इन द पैटर्न इज repetitive, the number of pattern repetition is indicated within parenthesis। जो आपकी स्मॉल ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, उसके अंदर लिखा जाता है। एंड ईच पोजीशन इज लिंक्ड बाय अ हाइफन, और हर पोजीशन के दरमियान हाइफन होगा। बी वेरी केयरफुल, हाइफन इंडिकेट कि एक पोजीशन एंड हो गई है, नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है मोटिव की, अ मोटिव रिटन एज E-X2। E is a conserved residue, -X2 X यानी कि 20 अमाइनो एसिड्स में से कोई भी दो रेजिड्यू, सॉरी 20 अमाइनो एसिड में से कोई भी आ सकता है, लेकिन एट टू पोजीशंस, ये दो पोजीशंस को इंडिकेट कर रहा है। डैश, फिर है FHM में से कोई एक, फिर डैश, फिर X4 20 अमाइनो एसिड्स में से कोई भी हो सकता है, लेकिन कितनी पोजीशंस पर, 4 पोजीशंस पर। देन इज द P which is indicating कि इस पोजीशन पर नॉन P हो सकता है, पी प्रोलीन नहीं हो सकता, उसके अलावा 19 अमाइनो एसिड्स में से कोई भी हो सकता है। डैश L, ठीक है, कैन बी इंटरप्रेटेड एज
and E followed by two unspecific residues which are followed by an F or H or M residue which is followed by another four unspecific residues followed by a non-P residue and a final L. ठीक है, अब ये टोटल आपका जो मोटिव है, ये आपका जो मोटिव है इट इज ऑफ 10 रेजिड्यू. ठीक है, first one E, then 2X, 3 up to 3, then 4 is F, A, or H or M. Next 4 are non-specific, then non-P indicating 9th position and L at 10th position. ठीक है, ये आपका टोटल मोटिव जो है वो 10 पोजिशंस का है, 10 रेजिड्यूज का है. अब इसके अंदर जो है नेक्स्ट ये सबसे पहले आपका जो है उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपका किस तरह से मोटिव लिखा जाता है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके मैकेनिज्म है कि इसको मैच करने के किस तरह से, इसको मैच किस तरह से किया जाता है. देयर आर टू मेथड फॉर मैचिंग यूजिंग योर डेटाबेस. अगर आप यूज कर रहे हो, क्यूरी दे रहे हो, तो उसको दो तरीके से मैच किया जा सकता है विद द डेटाबेस. वन इज एग्जैक्ट मैचिंग एंड द अदर इज फजी मैचिंग. एग्जैक्ट मैचिंग ये होगी कि आपका सेम टू सेम रेजिड्यू जो है वो मैच किया करेगा तो वो आपको मोटिव रिटर्न करेगा. अगर उसमें एक भी रेजिड्यू जो है वो म्यूटेट हो गया है या एक भी रेजिड्यू जो है वो मैच नहीं कर रहा तो वो आपको रिजल्ट जो है वो नहीं देगा. ठीक है, फजी मैचिंग में ये होता है कि आपके जो है एग्जैक्ट मैचिंग की बजाय वो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन शो करता है कि आपका सेम मोटिव ना भी हो तो भी आपका जो है वो इंडिकेट हो जाए. और फजी मैचिंग ज़्यादा बेहतर है. उसकी वजह क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डिजीज़ अगर हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सी प्रोटीन जो है या कौन से फंक्शन की प्रोटीन जो है वो डिस्टॉर्ट हुई है जिसकी वजह से डिजीज़ कॉज हो रही है, तो आपके पास एग्जैक्ट मैचिंग की वजह से अगर डोमेन का पार्ट जो है वो मैच ही नहीं होगा और क्या कहेगा कि रिजल्ट इंडिकेट कर देगा कि नो मैच फाउंड. जबकि फजी मैचिंग की वजह से जो आपका पार्ट जो है मैच नहीं हो रहा वो उसको इंडिकेट कर देगा कि ये पार्ट मैच नहीं हो रहा, बाकी पार्ट मैच है. और उससे क्या होगा, हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपकी जो प्रोटीन है हम उसको फाइंड आउट फिगर आउट कर सकते हैं कि ये प्रोटीन जो है कहाँ पर इसके फंक्शन में फंक्शनल लॉस किस जगह से हुआ है. ठीक है, there are two mechanisms of matching regular expressions with the Curie sequence. One is exact matching and the other is fuzzy matching. In exact matching, there must be a strict match of sequence patterns. Any variations in the Curie sequence from the predefined patterns are not allowed. अब ये भी हो सकता है कि जो प्री डिफाइंड पैटर्न्स हैं उनके अंदर तमाम मोटिव्स और डोमेन्स मौजूद ही ना हो. जब वो उसको एग्जैक्टली मैच ही नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से वो क्या शो कर देगा कि यहाँ पर मोटिव और डोमेन है ही नहीं, जबकि वहाँ पर हो सकता है मोटिव और डोमेन दोनों ही मौजूद हों. Searching a motive database using this approach results in either a match or non-match. ये सिर्फ दो तरह का रिजल्ट देता है, मैच या non-match. This way of searching has a good chance of missing truly relevant motives that have slight variations. अब जिनके अंदर स्लाइड वेरिएशंस हो गई हैं वो भी इधर से मिस हो जाएंगे, thus generating false negative results, जिसकी वजह से रिजल्ट जो हैं वो फॉल्स नेगेटिव्स आ जाएंगे, यानी कि नेगेटिव शो करेगा लेकिन वहाँ पर बेसिकली जो है मैच या आपका मोटिव या डोमेन मौजूद था. Another limitation with using exact matching is that as new sequences of a motive are being accumulated, the rigid regular expression tends to become obsolete if not updated regularly to reflect the changes. अब चूंकि मोटिव जो हैं वो हो सकता है कि न्यू मोटिव कोई आपके पास जो है वो आइडेंटिफाई हो सकता हो, लेकिन चूंकि ये एग्जैक्ट मैच ही करेगा तो इसकी वजह से क्या है कि आपके न्यू मोटिव भी जो है नहीं कर सकता ये. उसके लिए क्या है कि ये आपकी डेटाबेस बहुत जल्दी जो है आपकी रेगुलरली अपडेट करनी पड़ती है सो दैट जो आपके आने वाले न्यू मोटिव्स और डोमेन्स हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएं. उसके बाद फजी मैचिंग है दूसरा. फजी मैचिंग उसको अप्रॉक्सीमेट मैचिंग भी कहा जाता है. अप्रॉक्सीमेट क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं करती बल्कि मिलते जुलते को यूज़ कर लेती है या मिलते जुलते को कह देती है कि यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव है. Fuzzy matches are called approximate matches, provide more permissive matching by allowing more flexible matching of residues of similar biochemical properties. ठीक है, अब ये सिमिलर बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर कर सकती है. सिमिलर बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? हाइड्रोफोबिक टू हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक टू हाइड्रोफिलिक, एसिडिक टू एसिडिक, बेसिक टू बेसिक. ये सिमिलर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी बेस के ऊपर ये फ्लेक्सिबल मैचिंग देती है.
For example, if an original alignment only contains phenylalanine at a particular position and tryptophan in a sequence to match with the expression, phenylalanine at a particular position, fuzzy matching allows other aromatic residues, including unobserved tyrosine and tryptophan in a sequence to match with the expression. अब उसका क्या है कि ओरिजिनल जो उसके पास सेव्ड है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक था फिनाइल एक पोजीशन पर, लेकिन फजी मैचिंग की वजह से क्या हुआ कि फिनाइल के अलावा एरोमेटिक रिंग्स वाले जो दूसरे थे एरोमेटिक रिंग रेजिड्यूज जो थे, जिस तरह के टायरोसिन है, ट्रिप्टोफेन है, ये उसने उनको वो आइडेंटिफाई कर सकता है, सिमिलर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज वाले अमीनो एसिड्स हैं, और उसकी वजह से क्या करेगा कि वो आपको मैच दे देगा कि यहाँ पर मैच मौजूद है। अब इस मैच की वजह से क्या है, दिस मेथड इज एबल टू इंक्लूड मोर वेरिएंट फॉर्म्स ऑफ अ मोटिव विद अ कंजर्व फंक्शन। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि आपके जो सीक्वेंस वेरिएशन मौजूद है लेकिन जिनका फंक्शन कंजर्व है वो इससे ज़्यादा इजीली मिल जाते हैं। However, associated with the more relaxed matching is the inevitable increase of the noise level and false positive। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि आपके false positive रिजल्ट ज़्यादा आने लग जाते हैं। false positives मीन्स कि आपके positives जो होंगे लेकिन वो बेसिकली मैचेस मोटिव्स नहीं होंगे। ठीक है, इसकी वजह से नॉइज लेवल इंक्रीज, नॉइज हम लोग कहते हैं कि सिग्नल इज अ अगर तो मोटिव मौजूद है तो दैट इज अ सिग्नल, मोटिव मौजूद नहीं है लेकिन आपको इंडिकेशन सिग्नल आ रहा है कि यहाँ पर मोटिव मौजूद है तो दैट इज नॉइज। ठीक है, नॉइज इन केस ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स हम लोग नॉइज, इस नॉइज लेवल इस चीज़ को कहते हैं कि हमारे पास जो है सिग्नल आ रहा है बट वहाँ पर वो चीज़ मौजूद नहीं है, इंडिकेटिंग कि दैट इज अ नॉइज नॉट अ सिग्नल। दिस इज स्पेशली द केस फॉर शॉर्ट मोटिव्स, जितने मोटिव शॉर्ट होंगे उनके उस केस में नॉइज लेवल इंक्रीज करता चला जाएगा। दिस इज पार्शली बिकॉज द रूल ऑफ मैचिंग इज बेस्ड ऑन assumptions नॉट एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसकी वजह क्या है कि आपकी मैचिंग जो है वो assumptions की बेस के ऊपर की जा रही है, ऑब्जर्वेशंस की बेस के ऊपर नहीं होती। अब नीचे डेटाबेसेस बताई हुई हैं जो कि मोटिव की डेटाबेसेस हैं। इस तरह की क्लासिफिकेशन पे मोटिव databases have commonly been used to classify proteins, provide functional assignment and identify structural and evolutionary relationships। मोटिव databases जो commonly यूज़ की जा रही हैं जिनके अंदर प्रोटीन क्लासिफिकेशन, फंक्शनल असाइनमेंट्स और उनकी स्ट्रक्चरल एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की आइडेंटिफिकेशन की जाती है, वो नीचे दी हुई हैं। टू databases that mainly employ regular expression for the purpose of searching sequence patterns are described next। एक उनमें से प्रोसाइट है एंड द सेकंड वन इज इमोटिव। ये दो ऐसी हैं जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन से सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करते हुए बनाई गई हैं। प्रोसाइट इज द फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड सीक्वेंस पैटर्न डेटाबेस एंड इज स्टिल वाइडली यूज्ड। ठीक है, it primarily uses a single consensus pattern or sequence signature टू करेक्टराइज अ प्रोटीन फंक्शन एंड अ सीक्वेंस फैमिली। ठीक है, ये आपके जो है सिंगल कंसेंसस पैटर्न को यूज करता है या फिर आप उसको सीक्वेंस सिग्नेचर भी कह सकते हो। उसके उसको ये यूज करता है और प्रोटीन के फंक्शन या सीक्वेंस फैमिली को करेक्टराइज करता है। द कंसेंसस सीक्वेंस पैटर्न आर डिराइव्ड फ्रॉम कंजर्व्ड रीजंस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड आर रिप्रेजेंटेड विद रेगुलर एक्सप्रेशन। जो आपके कंसेंसस सीक्वेंस पैटर्न्स हैं वो डिराइव किए जाते हैं कंजर्व्ड रीजन से, प्रोटीन के सीक्वेंस अलाइनमेंट में जो कंजर्व रीजन आए हैं उससे, और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है विद रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशन का मेथड पीछे आप पढ़ चुके हो किस तरह से करते हैं। द फंक्शनल इन्फॉर्मेशन ऑफ दीज पैटर्न इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन पब्लिश्ड लिटरेचर। अब जो फंक्शनल इन्फॉर्मेशन है पब्लिश्ड लिटरेचर की बेस पे दी जाती है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। टू सर्च द डेटाबेस विद द क्यूरी सीक्वेंस प्रोसाइट यूजेस एग्जैक्ट मैचेस टू द सीक्वेंस पैटर्न। अब ये क्या यूज कर रहा है मेथड, दैट इज एग्जैक्ट मैचिंग। In addition to regular expression, the database also constructs profiles to complement some of the sequence patterns। प्रोफाइल जो है बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेथड है, मगर ये प्रोफाइल्स को भी प्रोफाइल जनरेट करके भी सीक्वेंस पैटर्न्स कुछ हद तक फाइंड आउट कर सकता है। The database also constructs profiles to complement some of the sequence patterns। The major pitfall with the ProSite pattern is that some of the sequence patterns are too short to be specific। कुछ इतने छोटे हैं इसके पास सीक्वेंस कि वो स्पेसिफिक हो ही नहीं सकते। Because for a motive we have studied कि मोटिव की भी एक स्पेसिफिक लेंथ होनी चाहिए।
जो उससे छोटे होंगे उसकी वो मोटिव नहीं कहलाते. The problem with these short sequence pattern is that the resulting match is very likely to be a result of random events. जितना शॉर्ट आपका सीक्वेंस होता जाएगा उसका वो अगर मैच कर भी जाएगा तो हम कहते हैं कि ये कंजर्वेशन नहीं है, ये आपकी बाय चांस जो है मैचिंग शो हो गई है. Another problem is that the database is relatively small and motive searches often yield no result when there are in fact true motive matches present, leading to false negatives. ये आपकी डेटाबेस बहुत छोटी है जिसकी वजह से आने वाले नए मोटिव्स ये सर्च ही नहीं कर पाती और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट हमें देती है, यानी कि नेगेटिव देती है बट दैट इज ऑफ फॉल्स नेचर कि आपका वहाँ पे बेसिकली रिजल्ट होता है लेकिन ये उसको इंडिकेट नहीं कर पाती. ओवरऑल प्रोसाइट हैज अ ग्रेटर देन 20% एरर रेट है, दस आइदर अ मैच और नॉन मैच इन प्रोसाइट शुड बी ट्रीटेड विद कॉशन. यानी कि अगर मैच आ रहा है तो भी, नॉन मैच आ रहा है या मिस मैच आ रहा है तो भी आपको ध्यान से उसको जो है चेक करना पड़ता है क्योंकि इसका एरर रेट बहुत हाई है. नेक्स्ट इज द ई मोटिव. E-motive is a motive database that uses multiple sequence alignments from both the blocks and prints databases. E-motive जो है ये आपका एक ऐसी मोटिव डेटाबेस है जो कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट यूज करता है फ्रॉम ब्लॉक्स एंड प्रिंट्स. ये दोनों डेटाबेसेस स्टैटिस्टिकल मॉडल बेस्ड डेटाबेसेस हैं जो आप फर्दर पढ़ोगे. विद एन अलाइनमेंट कलेक्शन मच लार्जर देन प्रोसाइट. अब ये चूंकि दो डेटाबेसेस से डाटा ले रही है तो इसके अंदर जो है अलाइनमेंट कलेक्शन जो है वो प्रोसाइट से काफ़ी ज़्यादा है. इट आइडेंटिफाइज patterns by allowing fuzzing matching of regular expression. ये एग्जैक्ट मैचिंग की बजाय फजी मैचिंग करती है जिसकी वजह से इसके जो रिजल्ट्स हैं दे विल हैव हाई नॉइज लेवल्स. ठीक है, therefore it produces fewer false negatives than प्रोसाइट्स, जिसकी वजह से ये कम फॉल्स नेगेटिव्स देगी प्रोसाइट की निस्बत क्योंकि इसके पास डाटा ज़्यादा है.